हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 1 मार्च और शुरू करते हैं प्लिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहले न्यूज़ 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो राजस्थान के बीकानेर में हो रहा है, करणी सिंह स्टेडियम में, जिसको हाल ही में एड्रेस किया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये 10 डेज का एक इवेंट होगा जिसमें कई सारे जो हमारे अक्रॉस द कंट्री के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जो डांसर्स हैं, वो अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे। एक कैमल टैटू का शो भी आयोजित होगा, आर्टिस्ट की परेड होगी और कुछ पद्मश्री अवार्डिस्ट भी अपना परफॉर्मेंस देंगे। बट हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से कि आखिर ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है क्या? तो ये जो पूरा महोत्सव है, ये कौन कंडक्ट कराता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कंडक्ट कराती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एनुअल फ्लैगशिप फेस्टिवल है। मतलब ये जो इवेंट होता है, ये हर साल होता है और ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये 2015 से शुरू हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसे हम हर साल एग्ज़िबिट करें ताकि हमारे देश में जो कल्चर के प्रति जो अवेयरनेस है, वो फैलाई जा सके। और इसका जो मेजर एम ये है कि हमारे देश में इस कल्चर इवेंट के ज़रिए एक नेशनल यूनिटी और एक इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जा सके। जब आप कल्चरल एक्सचेंज देखते हो, जब 2 कम्युनिटी, 2 कल्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जो प्रदर्शनी होती है, तो लोगों को दूसरे कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है। हमारे लोगों में एक यूनिटी आती है, एक इंटीग्रिटी का सेंस आता है। तो इस वजह से ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये आयोजित किया जाता है। इसमें जितने भी हमारे देश के जो 7 ज़ोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जितनी भी एकेडमिक्स होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो एक होलसम एक ही कल्चरल इवेंट है, महोत्सव है, जिसमें हमारे देश के जितने भी मेजर आर्टिस्ट होते हैं, फ़ोक आर्टिस्ट होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में कल्चरल यूनिटी को सपोर्ट करना, हमारे देश में एक सेंस ऑफ यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ फॉरेस्ट राइट्स को लेकर है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी कंडक्ट कराएगी, उसमें ये बताया गया कि जो फॉरेस्ट राइट्स है, जो क्लेम्स है, वो अक्सर डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। कई केस में ये बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, कई कई केसेस में जो प्रोसेस है पूरा पेंडिंग हो रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन लोगों को फॉरेस्ट राइट्स मिलना चाहिए, उनको मिल नहीं पा रहा है। तो जो पूरा पर्पस था रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, वही डिफीट होता जा रहा है। तो अब हमें फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से ये जानना है कि ये पूरा जो फॉरेस्ट राइट्स है, ये है क्या? तो दरअसल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये 2006 में लाया गया था और 2008 से इसका इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गया था। तो ये जो पूरा एक्ट था रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज थी, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और जो नॉन ट्राइबल्स हैं, दोनों को इसमें जो फॉरेस्ट रिसोर्स है, उनको प्रोवाइड किया गया था। मतलब इसमें इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। इंडिविजुअल राइट में जो भी फॉरेस्ट लैंड जो आपको मिला है, उसमें आप कल्टीवेशन कर सकते हो और उसमें रह भी सकते हो। और जो कम्युनिटी राइट्स मिलते हैं फॉरेस्ट लैंड के, उसमें आप ग्रेजिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, जो भी वाटर बॉडीज उस लैंड से एसोसिएटेड है, उसको आप यूज कर सकते हो। हालांकि इसके कुछ पैरामीटर्स भी रखे गए हैं, तभी आपको फॉरेस्ट राइट्स दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिविजुअल का केस है, तो अगर कोई एसटी कम्युनिटी का मेंबर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई मेंबर है, तो वो 4 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट लैंड को क्लेम कर सकता है अगर वो 2005 में उसी पे डिपेंडेंट है, उस जमीन पे, या फिर उसमें खेती कर रहा हो, तो उस 4 हेक्टेयर तक की जमीन को उसे अलॉट कर दिया जाएगा। अगर वो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से है, तो उसे ये साबित करना होगा कि दिसंबर 2005 से पहले वो 75 ईयर्स तक उसी फॉरेस्ट लैंड पर रह रहा हो। ऐसे केस में फॉरेस्ट राइट्स, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स अवॉर्ड किया जाता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का जो लिमिट होता है, तो इसमें जो ग्राम सभा की जो लिमिट होती है, जो विलेज की बाउंड्री होती है, वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट लैंड होता है, उसमें ग्राम सभा का से होता है। उसमें ग्राम सभा डिसीजन लेती है। उसमें आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन करने की आज़ादी होती है। आप टिम्बर कलेक्ट करते हो, अपने पशुओं के लिए ग्रेजिंग लैंड यूज़ कर सकते हो, वाटर बॉडीज को एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हो गया। इस एक्ट में ये भी प्रोवाइड किया गया कि जो फॉरेस्ट लैंड है, उसमें आप डेवलपमेंट पर्पज से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हो, ताकि उस कम्युनिटी के नीड्स को पूरा किया जा सके। और इस फॉरेस्ट राइट्स में एक प्रोसेस ये भी रखा गया है कि अगर मान लो आपको उस जमीन की जरूरत है या स्टेट एक्वायर करती है, कोई भी एक्वायर करता है, तो आपको पहले रिहेबिलिटेशन उसका करना होगा, सेटलमेंट करना होगा, तभी जाके आप उसके फॉरेस्ट लैंड को ले सकते हो। और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, तो इस एक्ट में जो ग्राम सभा है, वो सबसे हाईली डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्योंकि पहले ग्राम सभा ही रिकॉग्नाइज करती है और राइट को, उसके बाद में इसे सब डिविजनल लेवल कमेटी को भेजा जाता है और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को ये भेजा जाता है। ग्राम सभा को असिस्ट करने के लिए एक फॉरेस्ट राइट्स कमेटी भी होती है, एफआरसी, जो कि ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है और फिर ये असिस्ट करती है और पूरे प्रोसेस को मॉनिटर भी करती है कि किसको फॉरेस्ट राइट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर क्यों पेंडिंग है। तो पूरा जो प्रोसेस है, वो यही कमेटी देखती है। फॉरेस्ट राइट्स को लेकर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है प्रीलिम्स में, तो इस पर आगे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल हाल ही में जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्हें सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया।
उसके बाद वो सीधे आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने ये बोला कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट्स कौन सा? जो आर्टिकल 20 में उन्हें ग्रांट किए गए, स्पेसिफिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, जो प्रोहिबिट करता है सेल्फ इंक्रिमेशन को। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट किया जाता है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे या अपने खिलाफ सबूत पुलिस वालों को दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको दलील को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि आप सीधे पहले जो निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट, उन्हें अप्रोच कीजिए। आर्टिकल 32 का कोई केस नहीं बनता यहाँ पे। और सीबीआई ने भी उन्हें हिरासत दे दी, क्योंकि उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट था मनीष सिसोदिया का, उनका ऐसा मानना था कि ये राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन है। मतलब कि सीबीआई जो है वो फोर्स कर रही है मुझे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। बट सीबीआई कोर्ट का ऐसा मानना है कि आपसे जो पूछा जा रहा है एटलीस्ट आप उसका जवाब तो दीजिए। आप जवाब ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है? ठीक है ना? ये आपके खिलाफ सबूत देने जैसा नहीं है। आपको बस उस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग जो बात पूछी जा रही है उसका आपको जवाब देना है। तो इसीलिए जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो आर्गुमेंट था उसे इनवैलिड करार दिया गया और उन्हें सीबीआई के रिमांड में भेज दिया गया। बट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? कि किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट होने के बाद पुलिस टॉर्चर करके उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर सकती है, या फिर उसका स्टेटमेंट ले सकती है कि हाँ मैंने ही खून किया है, मैंने ही सब कुछ किया है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, और ना ही उसे सबूत इकट्ठा करने के लिए बोला जा सकता है कि तू अपने खिलाफ ही सबूत दे हमको। तो ये प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 20 में मिली है, क्लॉज 3 में, जो प्रोहिबिट करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। और ये जो प्रोटेक्शन है ये सिटीजन को मिला है, फॉरेनर को भी है, और लीगल पर्सन लाइक कंपनी को भी ये प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें बेसिकली 3 प्रोविजन है। जो पहला प्रोविजन ये बोलता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आज किसी का मर्डर करने पर आपको जेल हो सकती है, क्योंकि इसके लिए वो रूल बना है, इसके लिए जो लॉ बना है। ठीक है? पर सपोज करो अगर ये रूल नहीं होता है, आज आपने खून किया और लॉ आता है कल कि अगर आप खून करते हो तो आपको 10 साल की जेल हो जाएगी। बट जब आपने खून किया तब उस वक़्त ऐसा कोई लॉ नहीं था, इस वजह से आपको सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपने खून किया उस वक़्त कोई लॉ एक्ज़िस्ट करता ही नहीं था, जो आपको मना करे खून करने से। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ है। हालाँकि ये सिर्फ़ क्रिमिनल लॉज़ में एप्लीकेबल है, सिविल लॉज़ में ये एप्लीकेबल नहीं करता है। मतलब जो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स लगाया जाता है, वो इसी कारण से लगाया जाता है। और डबल जेओपार्डी, मतलब ये भी प्रोहिबिट करता है डबल जेओपार्डी, मतलब एक ही सज़ा के लिए, मतलब एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, कि आपने खून किया तो 2 जगह केस चले और दोनों ने आपको 2-2 साल की सज़ा सुना दी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेरे को एक क्राइम की पनिशमेंट मिल चुकी है, तो मुझे दोबारा उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर जो मेन न्यूज़ है वो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की है। मतलब आप अपने खिलाफ ओरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के लिए बात आपको नहीं किया जा सकता। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। मतलब अगर उस केस से रिलेटेड कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। और आपका थंब इम्प्रेशन, जो आपका सिग्नेचर है, ब्लड सैंपल है, वो आपको देने हैं। आप उसमें ना नहीं कर सकते, आप फिंगरप्रिंट्स के लिए भी आप ना नहीं बोल सकते। और ये जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो पूरा जो आपकी सुरक्षा है, वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए मिलती है। सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए आपको ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। तो ये आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ मिशन शक्ति को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्या है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मिशन शक्ति को लेकर गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगी है क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफिसर की कमी देखी जा रही है। तो इसी इश्यू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मिशन शक्ति को लेकर गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी है। तो मिशन शक्ति बेसिकली है क्या? तो ये जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, जिसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला, वुमेन्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेप लेना। तो जो सेफ्टी वाला एस्पेक्ट है मिशन शक्ति का, उसे संबल बोला जाता है, और जो एम्पावरमेंट वाला एस्पेक्ट है मिशन शक्ति का, उसे सामर्थ्य बोला जाता है, जिसमें वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए स्टेप लिए जाते हैं। तो बेसिकली जो संबल होता है उसमें वुमेन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। इसमें कौन-कौन सी स्कीम्स आती हैं? इसमें वन स्टॉप वन सेंटर का इनिशिएटिव आता है, वुमेन हेल्पलाइन आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम आती है, और एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया था, नारी अदालत का, जिसमें जेंडर जस्टिस का फोकस रखा गया। मतलब जो वुमेन्स के रिगार्डिंग जो केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उसको जल्दी से रिज़ॉल्व करने के लिए ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन लाया गया, नारी अदालत। और जो सामर्थ्य वाला स्कीम है, इसमें वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए स्टेप लिए जाने थे, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम, सिलेंडर प्रोवाइड करना, स्वाधार गृह, वर्किंग वुमन हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ नेशनल क्रेश स्कीम, मतलब जो बच्चे हैं जिनके महिलाओं के उनके लिए क्रैश की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंडर अम्ब्रेला आईसीडीएस। तो ये सारी जो स्कीम्स है ताकि वुमेन्स को इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए, उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो अपने आप ही जो वुमेन से रिलेटेड जो डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर जो भी उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ होती है, वो अपने आप कम हो जाएँगी अगर हम वुमेन को एम्पावर कर देंगे। तो ये जो स्कीम है वो 5 साल के लिए लाई गई थी, 2021 से लेके 2025 तक।
ये जो पूरा मिशन शक्ति इसे गवर्नमेंट मिशन मोड में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, ताकि हमारे देश में एक बिहेवियरल चेंज लाया जा सके, वुमेन्स के प्रति जो एटीट्यूड है उसको सुधारा जा सके। तभी जाके हम जो वुमेन से रिलेटेड जो क्राइम्स है, जो एट्रोसिटीज़ है, वो हम हमारी सोसाइटी से कम कर सकते हैं। तो इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स से पूछा था। क्वेश्चन है, इन इंडिया एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो इनिशिएटिव है एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, तो ये जो फीचर है वो किस रूल का पार्ट है? ए बायोमेडिकल वेस्ट, सेकंड है रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल्स 1999, थर्ड है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी है, ये ई वेस्ट के लिए लाया गया था। मतलब जो द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है 2011 का, इसमें ये जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करते हो और जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है वो प्रोडक्ट, उसके बाद में उसके डिस्पोजल के लिए साइंटिफिकली जो डिस्पोजल के लिए जो स्टेप लेने होंगे वो प्रोड्यूसर ही लेगा। मतलब उसे पहले से इंश्योर करना होगा कि अगर ये पर्टिकुलर जो आइटम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी डिस्कार्ड होते हैं, तो उसका क्या होगा, कैसे इसका डिस्पोजल होगा, उन सब की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो प्रोड्यूसर लेगा। अदरवाइज ई वेस्ट का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो जाएगा और ई वेस्ट जो इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन हेल्थ है, दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफी पोल्यूटेंट होते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वो अंडर वाटर चले जाते हैं तो हमारे वाटर को भी कंटामिनेट कर देते हैं। इस वजह से जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, वो अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। तो इस 2011 के रूल में इस फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।